हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ वैष्णवी प्रसादन एंड हम इस समय ठाकुर पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश लिटरेचर, पोएट्री एंड ड्रामा 1 डिस्कस कर रहे थे, जो कि राजस्थान के सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशंस के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने चैप्टर 10 तक डिस्कशन हमारा कर लिया था एंड इस वीडियो में हम चैप्टर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है तोरू दत्तास लक्ष्मण एंड आर कास्टेरियन ट्रीज। ओके, सो पोएम को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि पोएटिस्ट कैसी हैं। पोएटिस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं, हम चलेंगे उसके बाद हमारी पोएम पे। सो तोरू दत्ता की जब हम बात करते हैं तो इनका पूरा नाम है तोरू लता दत्ता एंड शी वाज एन इंडियन बंगाली पोएट, नोवेलिस्ट, एसेइस्ट, ट्रांसलेटर एंड पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट वो इंसान जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है। पॉली मीन्स मेनी, ग्लॉट मीन्स आप कह सकते हो बात करना आता है, उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस समझ आती हैं। ठीक है, सो शी वॉज बोर्न ऑन March 4, 1856 इन कोलकाता। इनके पेरेंट्स हो जाते हैं गोविंद चंद्र दत्त एंड क्षेत्र मोनी मित्र। ठीक है, दत्त फैमिली जो है वो अपनी फेमस रही है एरिस्टोक्रेटिक बिहेवियर के लिए, फॉरवर्ड थिंकिंग के लिए, वेस्टर्न व्यू पॉइंट के लिए एंड पूरी फैमिली का जो है एक लिटरेचर में या लिटरेरी जो रुझाव रहा है वो पूरी फैमिली का साथ में रहा है। ऐसा सिर्फ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी मदर जो थी वो खुद एक पोएटिस्ट थी यानी इनके फादर जो थे जितने भी उनके टाइम के इंग्लिश पोएट थे, इंडियन इंग्लिश पोएट थे या इंडियन इंग्लिश राइटर थे, उनकी बुक्स को ये पब्लिश करते थे। ठीक है, एंड आगे चलते हैं कि फैमिली के बारे में कि इनकी अर्ली लाइफ कैसी थी। सो अर्ली लाइफ, ये यंगेस्ट डॉटर थी या यंगेस्ट चाइल्ड थी दत्त फैमिली में एंड इनके ऊपर जो है इनके भाई बहन थे। भाई थे अब्जू एंड सिस्टर थी अरू। सो सबकी एजुकेशन जो है वो होम ट्यूशन हुआ है, सब लोग घर से ही पढ़े हैं इंग्लिश प्राइवेट ट्यूटर से। ठीक है, एंड इनका चाइल्डहुड आराम से अच्छे से चल रहा था रामबाग सिटी में, जो कि कोलकाता में है। ठीक है, एंड यहाँ से जो है इसी टाइम पे इन लोगों ने आप कह सकते हो 1862 में इन्होंने अपना जो रिलीजन था वो हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था एंड इस टाइम तोरू जो थी वो 6 इयर्स की थी एंड इसी के 3 साल बाद जो है इनके बड़े भाई की डेथ हो जाती है। ठीक है, एंड डेथ से उभरने के लिए या बच्चों का और अच्छा फ्यूचर चाहने के लिए इनके जो फादर रहते हैं वो यूरोप चले जाते हैं पूरी फैमिली को लेके 1869 में। ठीक है, दोनों बेटियों की जो पढ़ाई होती है वो यूरोप में ही कंटिन्यू होती है एंड वो वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर जो होता है, जो फाइनेस्ट वेस्टर्न एजुकेशन होती है वो वहाँ उन्हें मिलती है एंड इंग्लैंड से, लंदन से वो फिर ट्रैवल करते हैं फ्रांस एंड जहाँ पे आरू और तोरू जो रहती हैं वो कुछ मंथ्स तक फ्रेंच स्कूल में रहती हैं। ठीक है, वहाँ पे वो फ्रेंच सीखती हैं, उसके बाद वो पेरिस विजिट करती हैं एंड इसके बाद ये दोनों जो सिस्टर्स हैं इन्होंने फ्रेंच की जो पोएट्रीज थी उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू किया एंड वहाँ पे उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज और फ्रेंच लिटरेचर जो है इंग्लैंड से प्रॉपरली पढ़ाई की होगी। ठीक है, वहाँ पे 1 साल रहने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ वहीं पे रही एंड उसके बाद वहाँ पे उन्होंने लिटरेचर के अलावा म्यूजिक और हिस्ट्री भी सीखी। इसके बाद 1871 में वो कैम्ब्रिज चली गई, पूरी दत्ता फैमिली जो थी वो कैम्ब्रिज चली गई एंड वहाँ पे 2 साल तक अरू और तोरू ने अटेंड की हैं क्लासेस, द लेक्चर फॉर लेडीज, ये प्रॉपर सीरीज थी। ठीक है, जहाँ पे लिबरल एजुकेशनलिस्ट लाइक मिल्सेंट, गैरल्ड फॉसेट एंड हेनरी सेडविक, इन लोगों ने ये जो क्लासेस थी इनको बताया, ये लेक्चर जो थे इन लोगों ने उनको पढ़ाया, उनको समझाया जो भी उस लेक्चर में उन्होंने समझाना था। ठीक है, इसके बाद इसी टाइम पे इनकी मुलाकात हुई मैरी ई मार्टिन से कैम्ब्रिज में ही एंड तोरू ने जो है इनसे अपनी दोस्ती काफी टाइम तक बनाए रखी, इवन तब तक बनाए रखी जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई है। ठीक है, एंड फिर 1873 में तोरू दत्ता एंड पूरी जो फैमिली थी, दत्त फैमिली जो थी, वो सितंबर 1873 में कैलकाटा वापस आ गई क्योंकि दोनों ही सिस्टर्स की जो हेल्थ थी वो धीरे धीरे करके खराब होने लगी थी। ठीक है, अब इसके बाद उन सिस्टर्स ने 4 साल जो है 4 साल तो अपनी लाइफ वेस्टर्न कल्चर में एंजॉय की, बहुत अच्छे से एंजॉय की, वेस्टर्न कल्चर को बहुत अच्छे से सीखा। पर जब वो कैलकाटा वापस आई तो
वो यहाँ पे बहुत ही कन्फाइंड फील करने लगी, अकेला फील करने लगी, लोनली फील करने लगी एंड इन्हें कलकत्ता का जो एनवायरनमेंट है वो सफोकेटिंग लगने लगा। तो इससे एस्केप करने के लिए इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया एंड इवेंचुअली ये बंगाल भी वापस आ गई। कुछ टाइम बाद जो है अरु जो तोरू के हमेशा से बड़ी बहन भी रही हैं, फ्रेंड भी रही हैं, आप कह सकते हो कि लिटरेरी सोलमेट रही हैं उनकी, एंड उनकी भी डेथ हो गई 1874 में, जब अरु की एज 23 थी। ओके, एंड अरु की डेथ के बाद तोरू के पास कोई बचा नहीं, तो वो पूरी तरीके से जो उनका फोकस था वो उन्होंने बुक्स की ओर ले आया। वो बुक्स बहुत सारी पढ़ने लगी, लिखने बहुत सारी चीजें लगी एंड सबसे ज्यादा इन्होंने ट्रांसलेशंस की हैं। ओके, इनकी राइटिंग से बात करें तो मैंने आपसे कहा कि ये एक पॉलीग्लॉट है, मल्टीलिंग्विस्टिक है। तो इन्होंने जो है फ्लुएंसी अटेन कर ली थी, एक्वायर कर ली थी 4 लैंग्वेजेस में। कौन सी? बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्टार्टिंग में तो सिर्फ यही 3 लैंग्वेजेस आती थी, बट इनकी जो लेटर लाइफ्स रही हैं उसमें इन्होंने संस्कृत में भी अच्छी पकड़ अपनी बना ली थी। ठीक है, एंड इनका जो कलेक्शन रहा है पोएट्री प्रोज का वो बहुत सारा रहा है। स्टार्टिंग में आप कह सकते हैं कि 1874 से 1873 के बीच में इन्होंने फ्रेंच की बहुत सारी पोएम्स को जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया है, जो कि पोएट्स कॉर्नर में वीकली बेसिस पे पब्लिश होती थी। कहाँ, कौन से 2 मैगजीन्स में? बंगाल मैगजीन में एंड कलकत्ता रिव्यूज में। इन दोनों मैगजीन्स में कॉर्नर होता था पोएट्स कॉर्नर, जहाँ पे इनके ट्रांसलेशंस पब्लिश होते थे। इसके बाद 1874 में बंगाल मैगजीन के लिए भी इन्होंने एक, आप कह सकते हो, एसेज लिखे थे, जिसमें इन्होंने एन यूरोशियन पोएट नाम से लिखा, जिसमें उन्होंने एसेज लिखे 2 फ्रेंच पोएट्स के नाम पे। फर्स्ट थे लेकॉन्ट डे लाइस एंड सेकंड थे जोसेफिन सोलरे। ये रोमांटिक पोएट थे, फ्रेंच पोएट थे। एंड इसके बाद जो है इन्होंने 2 पॉपुलर स्पीचेस जो थी, एक विक्टर ह्यूग ने दी थी एंड दूसरी दी थी एम एल्फोर्ड डेयर ने। इन्होंने इनका भी ट्रांसलेशन करके पब्लिश कराया था। कहाँ पे? अ सीन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, जो कि बंगाल मैगजीन ने पब्लिश की थी जून और जुलाई 1875 के बीच में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्लरीस बैजर की बुक थी लेस फेमस डेंस ले एंड एंटीक, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाता है विमेन इन एंशिएंट इंडिया। इसका भी ट्रांसलेशन जो है इन्होंने किया था। ठीक है, ट्रांसलेशन कर ही रही थी, बट इनकी हेल्थ की वजह से ये ट्रांसलेशन कभी पूरा नहीं कर पाई। इसके बाद अगस्त 30, 1877 में इनकी हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो गई ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। एंड इसी ड्यूरेशन में ये मैरी मार्टिन को लेटर्स भी लिखती रहती थी, अपनी सिचुएशन के बारे में बताती रहती थी। एंड उन्होंने ये भी बताया था कि इनको एक एहसास होने लगा था कि जैसे मेरे जितने भी भाई बहन हैं उनकी डेथ जल्दी हो गई थी, वैसे ही मेरी भी डेथ जल्दी हो जाएगी। एंड ये इन्होंने मैरी को जो लेटर लिखा था उसमें उन्होंने मेंशन किया था। ठीक है, एंड इवेंचुअली 30 अगस्त को इनकी डेथ भी हो गई थी। इनके वर्क्स पे फोकस करें तो तोरू दत्ता की पूरी जो लाइफ में जितनी पोएम्स, जितने भी ट्रांसलेशंस इन्होंने किए थे फ्रेंच पोएम्स के इंग्लिश में, वो सारा कलेक्शन जो है इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था अ शील्ड गिल्ड, जो कि फ्रेंच फील्ड्स में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा सेम पब्लिकेशन जो है, जो इनकी सिस्टर और इन्होंने मिल के स्टार्ट किया था एंड पूरा कलेक्शन बनाया था, वो पब्लिश हुई थी कलकत्ता में। एंड जब ये बुक जो है बिना किसी प्रीफेस, बिना किसी इंट्रोडक्शन के पब्लिश की गई थी, क्योंकि डायरेक्ट सिर्फ पोएम्स थी, किसी ने प्रीफेस कुछ लिखा नहीं था। एंड जब ये बुक पढ़ी गई है तो एडमंड गूस ने बहुत अच्छे रिव्यूज दिए थे। द एग्जामिनर नाम से बुक है, प्रीव्यू की बुक है, उसमें इन्होंने दिए थे। ठीक है, ये बात होगी आपकी अगस्त 1876 की। अब इनके मरने के बाद भले ही इन्होंने जो है अपनी बुक का फर्स्ट एडिशन तो देखा इन्होंने, बट सेकेंड एडिशन नहीं देख पाए। बट इनके फादर ने जो है 1878 में साप्ताहिक संबद्ध प्रेस में, कलकत्ता की एक प्रेस थी, उसमें इन्होंने आगे के एडिशंस पब्लिश किए थे। इनका इसी का सेम बुक का 3rd एडिशन भी बना था, जिसमें 200 से ज्यादा पोएम्स थी, जिसे पब्लिश किया था मेसर केग पॉल ने लंदन में 1880 में। ठीक है, इसके अलावा ये जो इनकी बुक पब्लिश हुई थी 3rd एडिशन लंदन में,
इसका जो प्रीफेस था, फाइनली एक बुक आई इनकी जिसमें प्रीफेस आ गया, जिसे ऑथर सिमंस ने लिखा था। एंड इसके अलावा जो इनकी पॉपुलर पोएम्स रही हैं जो इस बुक में आई हैं या इसके पहले के एडिशंस में आई हैं, वो है सीता, द लोटस, लक्ष्मण, आर कास्केरियन ट्री, द ट्री ऑफ द लाइफ एंड बूटू। इसके अलावा ये एक नॉवेल भी लिखने की कोशिश कर रही थी, बट उसे वो इनकम्प्लीट छोड़ी है। नॉवेल का नाम था बिनका, या इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा द यंग स्पेनिश मेडन। आगे चलते हैं तो इनकी एक फ्रेंच नॉवेल थी जिसका नाम था ली जर्नल डी मैडमोशर डी एवर्स। ये तोरू दत्ता ने लिखी थी एंड ये इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी फ्रांस में 1879 में, जिसका इंट्रोडक्शन जो है वो क्लेरिस बेडर ने लिखा था। ये एक फ्रेंच राइटर है, इनके बारे में पहले भी आपसे बता चुकी हूँ। इसके अलावा एडविन गूस ने जो है इनकी इंट्रोडक्टरी अकाउंट्स में बहुत सारी चीजें लिखी, इनकी लाइफ और अचीवमेंट्स के बारे में लिखा है। बुक जो है बुक का नाम हो जाएगा एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। ये पूरा कलेक्शन है जिसमें तोरू दत्त की सारी पोएम्स है, जितने भी ट्रांसलेशन इन्होंने किए थे, जितने भी अडेप्टेशन थे बंगाली या संस्कृत लिटरेचर के, सब का कलेक्शन इस बुक में आपको मिल जाएगा। एंड ये पब्लिश हुई थी इनकी मरने के बाद 1882 में लंदन में। आगे चलते हैं इनकी लेगेसी पे कि इन्होंने आगे क्या क्या चीजें की हैं। सो हरिहार दास ने जो है इनकी बुक डिस्कवर की थी, इनकी पोएम डिस्कवर की थी बुट्टू। एंड वो इस पोएम से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे कि हरिहार दास ने डिसाइड किया था कि वो तोरू दत्ता की पूरी बायोग्राफी लिखेंगे। बट जब उन्होंने खुद सर्च करने की कोशिश की तब इन्हें एज सच ज्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में मिल नहीं पाई थी। इवेंचुअली ही कॉन्टेक्टेड हर पेरेंट्स, हर फैमिली एंड जितनी भी फैमिली इनकी बची थी, एंड मैरी मार्टन। सो मैरी मार्टन के पास जो लेटर्स थे तोरू दत्ता के, उन्होंने वो लेटर्स दे दिए। फैमिली ने भी बहुत सारी चीजें बताई एंड इवेंचुअली हरिहार दास ने तोरू दत्ता की बायोग्राफी लिखी। बुक का नाम हो जाएगा लाइफ एंड लेटर्स ऑफ तोरू दत्ता, जो कि पब्लिश हुई थी 1921 में। तोरू दत्ता, शी वॉज एन एक्सेप्शनल पोएट अमंग इंडियन इंग्लिश लिटरेचर डिस्पाइट हर ट्रैजिक डिमाइस। एंड इनकी पोएम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रिकग्नाइज की जाती हैं, बहुत ज्यादा जगह पब्लिश हुई हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने पोएम्स लिखी हैं। मोस्टली इनकी जो पोएम्स रही हैं वो लिरिकल फॉर्म में रही हैं, जिसमें इन्होंने ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी या पर्सनल कॉम्प्लेक्स इमोशंस जो होते हैं उनको डिस्कस किया है। एंड इन्होंने अपनी पोएम्स में फ्यूजन बहुत अच्छे से दिखाया है यूरोपियन और इंडियन कल्चर का। इसके अलावा अगर हम बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं या इनकी पोएम को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब हमें इनकी जो आइडेंटिटी थी वो समझ में आएगी, जो कि एक कॉस्मोपॉलिटन या मल्टी कल्चरल फिगर की तरह हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि इन्होंने मतलब इतनी सारी चीजें की, इतनी सारी कल्चर्स को इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तो वो इनकी हर एक पोएम में रिफ्लेक्ट हुआ है। ओके, सो ये रहे हमारे ऑथर तोरू दत्ता। अब हम चलते हैं इनकी पोएम लक्ष्मण पे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम आर कैसेरियन ट्री से। सो फर्स्ट स्टैंजा, ये याद रखिए आप कि इस पूरी पोएम में जो है 5 स्टैंजास हैं एंड हर एक स्टैंजा में जो है टोटल 11 लाइन्स है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11। सो एक ऑक्टेट का सेट है, ठीक है, एंड 2 कपल्स का सेट है, कपलेट का सेट है, ठीक। ये पूरा स्ट्रक्चर आपका फॉलो हुआ है पूरी पोएम में। ओके, पोएम पे चले तो पोएम स्टैंजा की लाइन आ जाती है। Like a huge python winding around and round, the rugged trunk indented deep with scars, up to its very summit near the stars, a creeper climbs in whose embrace bound. Not other trees could live, but gallantly the giant wears the scarf, and flowers are huge. In crimson cluster all the bough among, whereon all day are gathered birds and bees, and oft at nights the garden overflows with one single sweet song that seems to have no close, sung darkling from our tree,
while men repose. सो कुछ चीज़ें याद रखिए इस पोएम में कि जब ये पोएम लिख रही थी तो इसमें वो जो इनका चाइल्डहुड जहाँ बीता है, जो इनका चाइल्डहुड होम है, इनकी विंडो के सामने ही एक ट्री है, कैस्केरियन ट्री है वहाँ पे, ठीक है। इन्होंने उस ट्री की ब्यूटी को स्पेसिफाई किया है, उस ब्यूटी को बहुत अच्छे से दिखाया है अपनी पोएम्स में। इसके बाद उन्होंने अपना कंपैरिजन, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो भी दिखाई हैं, ठीक है। सो फर्स्ट स्टैंजा की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्टैंजा में जो है पोएटिस ने दिखाया है या लिखा है कि किस तरीके से जो ट्री है उसमें जो ट्री है उस पे बहुत सारे वेन्स लगे हुए हैं, बहुत सारी क्रीपर्स जो होते हैं, जो लताएं आ जाती हैं वो लगी हुई हैं उस पे, एंड वो किस तरीके से उसको मतलब दिख रही हैं, पोएट को दिख रही हैं कि एक पाइथन की तरह, जैसे एक पाइथन लिपट जाता है अपने प्रे पे, वैसे ही ये लताएं जो हैं वो ट्री पे लिपटी हुई हैं, उसके चारों तरफ फैली हुई हैं, ठीक है। एंड उसका ट्रंक जो है उस पे निशान तक पड़ गया है, लाइक कुछ इस तरीके का ट्रंक है वो, तो यहाँ पे उसकी लताएं हैं, लताओं की वजह से पेड़ पे निशान भी पड़ गया है, ठीक है। एंड जो क्रीपर्स हैं ये जिस तरीके से ये उस ट्री पे अटैच है, उस ट्री को एम्ब्रेस किए हुए हैं, अगर कोई और ट्री होता तो वो रह नहीं पाता, ठीक है। एंड ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो, मतलब ये जो ट्री है ये दिन रात हमेशा वहां पे दिखता रहता है, ठीक है। कोई और ट्री होता तो वहां पे नहीं रह पाता, बट ये जो ट्री इनके घर के बाहर लगा हुआ है, ठीक है, इस ट्री को इन्होंने जाइंट बोला है, गैलियंट जाइंट बोला है, ठीक है। तो ये जो जाइंट है, बड़ा पेड़ है, ये उन लताओं को बहुत अच्छे से संभाल ले रहा है, एंड ऐसे लग रहा है कि एक बड़े से जाइंट ने जो है स्कार्फ पहना हुआ है, एंड उसके जो फ्लावर्स हैं क्रिम्सन कलर के फ्लावर्स हैं, क्रिम्सन रेड का ही एक शेड होता है, तो क्रिम्सन कलर्स के फ्लावर्स उसके चारों तरफ बने हुए हैं, वो बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं कि उसने एक हैट टाइप की पहनी हुई है और स्कार्फ लगाया हुआ है, ठीक है। एंड इसके बाद क्या होता है कि इसके पूरे दिन जो है इस पेड़ पे बर्ड्स और बीज रहते हैं, एंड वो चहचहाते रहते हैं, अपना जो उनका काम होता है वो करते रहते हैं। बट रात में जब गार्डन पूरी तरीके से शांत हो जाता है तब एक स्वीट गाना बज रहा होता है, ठीक है। आप कह सकते हो रात के समय जो है सन्नाटा आप यहाँ पे ले सकते हो, या फिर जो छोटे इंसेक्ट्स की आवाज होती है वो है, ठीक है। एंड ये ट्री उस टाइम पे वो सॉन्ग गा रहा होता है, जबकि पूरी जो वर्ड होते हैं, जितने भी आदमी होते हैं वो सब सो रहे होते हैं, ठीक है। सो स्टांजा 1 इन्होंने पूरी तरीके से जो ट्री है उसकी ब्यूटी को दिखाया है अपने फर्स्ट स्टांजा में, ठीक है। नेक्स्ट स्टांजा पे चलते हैं। चलिए सेकंड स्टांजा देखते हैं। सेकंड स्टांजा है when first my casement is wide open thrown, at dawn my eyes delighted on it rest, sometimes and most in winters on its crest, a grey baboon sits statue-like alone, watching the sunrise, while on low boughs his puny offsprings leap about and play, and far and near kokilas hail the day, and to their pastures wend our sleepy cows, and in the meadows our brood tank cast, by that hover tree of beautiful vast, the water lilies spring like snow in mass. सो इस स्टैंजा में, सेकंड स्टैंजा में भी वो तारीफ कर रही हैं और वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से एक ट्री दिखेगा। तो पोएटिस स्टार्ट कर रहे हैं कि जब मेरी आंखें सुबह सुबह खुलती हैं या जब सुबह होती है एंड मेरी जो विंडो है उससे सनरेज आना स्टार्ट होती है, एंड मैं विंडो की तरफ अपनी देखती हूँ सुबह सुबह, तो मेरी जो आंखें होती हैं वो एक डिलाइट उनको मिलता है, मेरी आंखों को बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है। कभी कभी नॉर्मल सीजन में, क्योंकि क्या हो रहा है कि रोज ये ट्री को देख रही है, बट ट्री हमेशा सेम थोड़ी रहता है, वो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। सो उन्हें हर एक दिन, या आप कह सकते हो हर मोमेंट जो है उन्हें एक नया डिलाइट देखने को मिल जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है, स्पेशली विंटर्स में, उन्हें
ट्री की जो ब्रांचेस हैं उस पे एक ग्रे कलर का बबून बैठते हुए, एक स्टैचू की तरह वो बबून बैठा हुआ है। बबून इज सॉर्ट ऑफ मंकी, ठीक है। एंड वो क्या कर रहा है, वो बबून ट्री की अपर ब्रांचेस पे बैठ के, ऊपर की ब्रांचेस पे बैठ के वो सनराइज देख रहा है। एंड वहीं पे उसके जो छोटे बच्चे हैं वो नीचे की जो ब्रांचेस हैं वहां पे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ठीक है। ये उनका डिस्क्रिप्शन है कि ट्री इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। आगे वो कह रही हैं कि पास में भी और दूर भी बहुत सारी कोकिलाएं हैं। कोयल को कहते हैं, ठीक है। वो दिन की शुरुआत कर रही है, मतलब आप कह सकते हैं कि वो जो उनकी आवाज होती है, कूकू की जो आवाज होती है, वो निकाल के दिन की शुरुआत कर रही हैं। इसके अलावा पास में ही मेडो है जहाँ पे हमारे जो स्लीपी काउज हैं वो हैं, घास चर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं अपने दिन को। एंड पास में ही एक ब्रूड है, या आप कह सकते हैं थोड़ा सा पॉन्ड टाइप का एरिया है, वहां पे भी चीजें अच्छे से चल रही हैं। एंड लास्ट में ट्री के नीचे या ट्री के आसपास जो है, पास में वाटर लिलीज है, ठीक है। एंड वो क्या कर रही हैं, ये वाटर लिलीज एक ऐसा अजम्पशन दे रही है, एक ऐसा सिमिलैरिटी दे रही है कि जैसे पेड़ के आसपास जो है वो स्नो बना हुआ है या स्नो पड़ा हुआ है, ओके। वाइट लिलीज है, ठीक। सो इस स्टैंजा में भी उन्होंने जो ट्री की ब्यूटिफिकेशन है, ट्री की जो ब्यूटी है उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड स्टैंजा पर। चलिए स्टैंजा 3 देखते हैं। But not because of its magnificence. There is the Cashran tree to my soul. Beneath it we have played, though years may roll. O sweet companions, loved with love intense, for your sake shall the tree be ever there. Bent with your images it shall rise. In memory still the hot tears blind my eyes. What is that dreg-like murmur that I hear? Like the sea breaking on the single beach. It is the tree's lament and air's speech that to happily to the unknown land may reach. So अब इस स्टैंजा में जो है पोएटिस्ट, अभी तक इससे पहले के स्टैंजा में वो एक ऑब्जेक्टिव व्यू दे रही थी, ट्री की जो ब्यूटी थी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि ट्री कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है, एंड किस तरीके से वो चीज़ों को हैंडल कर रहा है, एंड उसके आसपास किस तरीके से जो एनिमल्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो बाकी फ्लावर्स हैं, वो किस तरीके से सबकी हेल्प करता है, सबको नरिश करता है, ठीक है। अब इस स्टैंजा में वो एग्जैक्टली बता रही हैं कि वो ट्री इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रहा है, थोड़ा सब्जेक्टिव सेंस में जाके अब बता रही है कि मेरे लिए ये ट्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन में उन्होंने कह दिया कि ये उसकी मैग्निफिसेंस यानी कि उसकी खूबसूरती, उसकी ताकत ही नहीं है जिसकी वजह से वो मुझे प्यारा है। मुझे प्यारा वो इसलिए है क्योंकि मैंने उसके नीचे खेला है अपने बचपन में, ठीक है। वी हैव प्लेड, ठीक। एंड ईयर्स, काफी सालों तक मैंने अपना पूरा बचपन उस पेड़ के नीचे खेला है अपने कंपेनियंस के साथ। एंड यहाँ पे कंपेनियंस ये अपने सिबलिंग्स को कह रही है जिनकी काफी पहले डेथ हो गई थी, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है कि उन्होंने अपने कंपेनियंस यानी कि अपने सिबलिंग्स को याद किया है, उनके प्यार को याद किया है। एंड सिर्फ जो मेमोरी है इनके सिस्टर्स की, इनकी ब्रदर की, जो सिबलिंग्स की जो मेमोरी है एंड जो टाइम इन्होंने उस पेड़ के नीचे स्पेंड किया है, सिर्फ उस वजह से ये पेड़ जो है इनके लिए डियर हो गया है। एंड ये बात करने पे ही अब पोएटिस्ट के दिमाग में वो जो इमेजेस, इनके बचपन की जो यादें थी, वो सब इनकी आंखों के सामने आ गई हैं। एंड अब क्या हो रहा है कि उन मेमोरीज की वजह से इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, ये थोड़ा सा सैड हो गई हैं, टोन अब यहाँ पे सैड हो गई है। एंड ये अब चीजों को सोच रही हैं, ठीक है, पास्ट को याद कर रही हैं, सोच रही हैं। एंड इसी में इनको यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा इमेजिनेशन में चली गई कि हाँ, ये अब इमेजिन कर रही हैं कि सिर्फ यही नहीं, सिर्फ पोएटिस्ट ही नहीं है जो सैड हो गया है, जो अपने भाई बहनों को याद करके रो रहा है, बल्कि जो पेड़ है, ठीक है, वो भी रोना शुरू कर दिया है। एंड उसकी जो आवाज है इन्हें सात समुंदर पार, क्योंकि ये जब इन्होंने ये पोयम लिखी है तब ये इटली में थी, ठीक है। तो इटली की जो मतलब जिस टाइम पे ये पोयम लिख रही है तब ये इटली में थी। एंड
इसीलिए अब इनको हो रहा है कि जो ट्री का दुख है वो धीरे धीरे करके सी शोर से होते हुए इटली तक भी एक वास्ट लैंड पे जा रहा है, एक दूसरी लैंड पे भी जा रहा है, अननोन लैंड पे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आंसर पे। Fourth stanza, unknown yet well known to the eyes of fate, I have heard that wail far, far away, in distant lands by many a sheltered bay, when slumbered in his cave the water wreath, and the waves gently kiss the classic shore of France or Italy beneath the moon, when water lays tranced in the dreamless swoon, and every time the music rose, before mine inner vision rose a form of sublimation, the form, O tree, as in my happy prime, I see thee in my own loved native clime. अब इसमें क्या हो रहा है कि ये अब रियलिटी में आ रही हैं, ये कह रही हैं कि जो अननोन लैंड था, यानी कि इटली का जो टाइम, इटली की जो प्लेस है या फ्रांस की जो प्लेस है जहाँ पे ये है इस समय, इन्हें उस ट्री की आवाज वहां पे भी आ रही है, एंड फॉरेन लैंड में भी ये चीजों को एक्सपीरियंस कर पा रही हैं। एंड ये जो आवाजें हैं ये किस तरीके से है, ये सी शोर से होते हुए आ रही हैं, एंड सी शोर से होते हुए आ रही है, एंड वहाँ के जो ट्रीज हैं, सिर्फ वो एक अकेला ट्री नहीं, जो वहाँ के ट्रीज हैं वो भी इनके दुख को समझ रहे हैं, इनके दुख को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। लास्ट आंसर है, therefore I fain would consecrate a lay unto the honor tree beloved of those who now in blessed sleep for a repose, dearer than life to me, alas, were they. May thou be numbered when my days are done, with deathless trees like those in Borodale, under whose awful branches lingered pale, fear, trembling, hope, and death, the skeleton, and tree, and time, the shadow. And though weak the verse, that would the beauty fain, O fain rehearse, may love defend thee from oblivion curse. So अब इस पोएम में वो अपनी इस स्टैंजा में जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही हैं कि जो जितना प्यारा मुझे ये ट्री है, ठीक है, एंड जिन जिन लोगों को ये ट्री प्यारा था, लाइक ये ऑथर हो गई, पोएटिस्ट हो गई, इसके अलावा इनके सिबलिंग्स को भी ये ट्री उतना ही प्यारा था, तो जिनको वो ट्री प्यारा था वो अब इस समय सो रहे हैं, यानी कि दे आर डेड नाउ। इनके सिबलिंग्स जो इनकी तो डेथ हो गई है, एंड इस वजह से ये ट्री मेरे लिए एक्स्ट्रा डेयरर हो जा रहा है, एंड उतना ही डेयरर यानी कि उतना ही प्यारा वो उन लोगों के लिए भी था जितना प्यारा ये मेरे लिए। एंड आगे ये अपनी डेथ के बारे में बात कर रही है कि जब मेरी डेथ हो जाएगी तब मैं चाहूंगी कि यहाँ पे लोगों ने पोएटिस्ट ने रेफरेंस लिया है, वर्ड्सवर्थ की पोएम है ये द ट्रीज ऑफ बोरोलैंड। ठीक है, द ट्रीज ऑफ बोरोलैंड, बोरोडेल। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम थी उसका इन्होंने रेफरेंस लिया है कि जिस तरीके से उनकी पोएम में, वर्ड्सवर्थ की पोएम में जो ट्रीज थे वो हमेशा डेथलेस रहे हैं, वो हमेशा अलाइव रहे हैं, ठीक है, वैसे ही ये ट्री भी हमेशा अलाइव रहे, हमेशा जिंदा रहे। ठीक है, एंड इसे पूरा करने के लिए उन्होंने ये वर्ड्सवर्थ की पोएम की लाइन भी कॉपी की है। ये कोट्स में जो लाइन है ये वर्ड्सवर्थ की पोएम से ली है उन्होंने। ठीक है, एंड इसके बाद कह रही हैं कि भले ही मेरी जो पोएम मैंने जो लिखी है वो वर्ड्सवर्थ की पोएम जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वर्ड्सवर्थ की पोएम जितनी अच्छी नहीं है, ठीक है, सिर्फ इस पर्टिकुलर लाइन में, ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन में पोएटिस्ट जो है वो अपनी पोएम को वीक कह रही हैं कि, और कंपेयर कर रही हैं अपनी पोएम को
वर्ड्सवर्थ की पोएम से एंड कह रही हैं कि मेरी पोएम भले ही वर्ड्सवर्थ की पोएम जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वर्ड्सवर्थ की पोएम जितनी अच्छी नहीं है, बट मैं होप करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ कि मैंने जिस तरह ये पोएम लिखी है कि मैंने ट्री की ब्यूटी को दिखाया है, मैंने अपने ट्री का जो प्यार है उसको मैंने दिखाया है। सो ये काफ़ी हो कि जो ट्री की जो इमेज है, या आप कह सकते हो ट्री जो है वो खत्म होने से या डेड होने से बचा रहे, वो हमेशा आप कह सकते हो एक तरीके से अमर रहे। जैसे वर्ड्सवर्थ की पोएम में भले ही जो वहाँ के ट्रीज हैं वो अब नहीं होंगे, वर्ड्सवर्थ के टाइम पे ट्रीज थे, अब हो सकता है कम हो, या इस पर मतलब जो ट्रीज वर्ड्सवर्थ के टाइम पे थे वो अब तो नहीं होंगे, बट वर्ड्सवर्थ की पोएम जो है वो अभी भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। वैसी ही कोशिश पोएटिस्ट भी कर रहे हैं कि ओब्लिवियन का जो कर्स है, ओब्लिवियन मतलब पूरी तरीके से खत्म हो जाना, कोई चीज इस तरीके से खत्म हो जाए कि उसका एक टुकड़ा भी ना बचे, ठीक है। ये जो कर्स है ओब्लिवियन का, इससे वो ट्री पूरी तरीके से फ्री हो जाए, ठीक। ये लास्ट की 2 लाइन्स या लास्ट की 4-5 लाइन्स में वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है, ओके। एंड इसी के साथ हमारी जो पोएम है ये कंप्लीट होती है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी पोएम कंप्लीट होती है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही और वीडियोस देख पाएँ। एंड अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो ये बुक आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। इसके अलावा आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी ये बुक परचेज कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ हमारे अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।